देखो कोई हवाई बातें मैं नहीं करूंगी, आपको उस पेपर पे अच्छे से लिख लेना है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्रिपरेशन आपकी कम हो रखी है उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। जैसे मैथ साइंस ही डिसाइड करेगा कि आपका क्या स्कोर रहेगा, नीचे चला जाएगा, काफी कम स्कोर करोगे। एंड अगर आपने हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि लास्ट का जो आपके पास 1 महीना बाकी है, इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो दिस विल बी द वीडियो ऑफ लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी। एंड ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिन स्टूडेंट्स की बहुत कम प्रिपरेशन हुई है, जिनकी मीडियम प्रिपरेशन हुई है एंड जिनकी 90 प्लस के लिए प्रिपरेशन हुई है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि देखो कोई हवाई बातें मैं नहीं करूँगी, मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊँगी, ऐसे टिप्स बताऊँगी जिनको आप फॉलो कर सकते हो असल में, एंड उनको फॉलो करके आप असल में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करूँगी कि मैंने कैसे लास्ट के 1 मंथ में अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करी थी, क्या क्या टिप्स फॉलो करी थी। तो इस हिसाब से मैं आपको इस स्ट्रैटेजी में टिप्स आपके लिए बताने वाली हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी अभी आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, काफ़ी फ्रेंड्स के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, काफ़ी फ्रेंड्स के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स आपको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, बिकॉज काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि प्री बोर्ड्स देने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम तो मैं अपनी प्रिपरेशन में लगा लूँगा। तो किसको प्री बोर्ड्स देनी चाहिए एंड किसको नहीं? तो देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 90 प्लस के लिए एम कर रहे हैं, 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उनकी 90 प्लस के लिए प्रिपरेशन हो गई है, तो आपको तो प्री बोर्ड्स देने चाहिए, बिकॉज प्री बोर्ड्स आपको हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होने में। वो आपको उससे अपने वीक पॉइंट्स का पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं एंड आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आपको तो प्री बोर्ड्स देने चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनकी मीडियम प्रिपरेशन हुई है, ठीक ठाक प्रिपरेशन हुई है, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो उनके वीक हैं, तो जिनकी मीडियम प्रिपरेशन हुई है, आपको भी प्री बोर्ड्स देने चाहिए, बिकॉज प्री बोर्ड्स आपको भी हेल्प करेंगे अपने वीक पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए एंड बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनकी बहुत ही ज़्यादा कम प्रिपरेशन हुई है, अभी उनके काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं, काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जो वीक हैं, अभी तक पढ़े नहीं हैं, तो आपको प्री बोर्ड स्किप कर देने चाहिए, बिकॉज प्री बोर्ड्स का ये जो टाइम है आप अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हो। आपको ऑलरेडी अपनी गलतियों का, अपने वीक पॉइंट्स का पता है, तो अब आपको बस पढ़ाई करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो प्री बोर्ड्स आप स्किप कर सकते हो एंड उसका जो टाइम है अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हो, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स का मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। तो देखो, आपको सबसे पहले एक पेपर लेना है, उस पेपर पर पूरा अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, आपको उस पेपर पे अच्छे से लिख लेना है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आपको पूरी अच्छी तरीके से आते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप उसको आंसर कर दोगे, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन आपको साइड में अपने वीक पॉइंट्स लिख लेने, मतलब वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स जिनमें आपको कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत डाउट है, या फिर वो इतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो एक पेज पर आपको पूरा अच्छे से ये टेबल बना लेनी है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की एंड वीक पॉइंट्स की। अब आपको करना क्या है, देखो वो स्टूडेंट्स जो 90 प्लस के लिए एम कर रहे हैं, तो आपको तो अपने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, सब कुछ करना है, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी आप इतने 90 प्लस के लिए एम कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा अच्छा स्कोर करने के लिए, ओके। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कंफर्म करोगे एंड जो 1-2 आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको भी आपको कंफर्म करना है एंड सभी कुछ को आपको स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है। वो स्टूडेंट्स जिनकी मीडियम प्रिपरेशन हुई है, तो आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मतलब जो आपको अच्छे से आते हैं, सबसे पहले उनको कंफर्म करना है। एंड जो आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, जिनमें थोड़ा बहुत आपको डाउट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें डाउट रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में कन्फ्यूजन रहता है, मैथ्स में, साइंस में जैसे आपको केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर फिजिक्स में जो लाइट वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें डाउट हो सकता है ना। तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आपको कंफर्म करने की कोशिश करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कंफर्म करके वीक पॉइंट्स को कंफर्म करने की, समझने की कोशिश करनी है। एंड वो स्टूडेंट्स जिनकी बहुत ही कम प्रिपरेशन हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ध्यान देना है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती, आपको क्लियर नहीं हुई है, उन्हें छोड़ दो, ठीक है। जो चीज़ आपकी वीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आती, उसे छोड़ दो, ठीक है। साइंस में आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती, उसे छोड़ दो, बिकॉज अभी आपकी पहले इतनी कम प्रिपरेशन हुई है, आपको कम से कम वो कंफर्म कर लेना चाहिए जो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ही कंफर्म करो, अगर उनको आप कंफर्म कर लोगे तो आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट ला पाओगे, ठीक है। आप अपने वीक पॉइंट्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर एक स्टूडेंट के हिसाब से बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है।
अब देखो, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेज के बारे में। देखो आपके पास एक महीना बाकी है, अब आज 26 जनवरी है एंड 27 फेब से आपका पहला एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट आपके पास पूरा 1 मंथ बाकी है। तो कैसे आप अपने डेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप कितने दिन लगाओगे उसको पढ़ने में। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले हॉलीडेज का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि हर एक एग्जाम के लिए आपके पास कितनी छुट्टियां हैं, कितनी हॉलीडेज हैं, एंड उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कितनी हुई है, उस हिसाब से आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दोगे। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं आपके एसएसटी के एग्जाम में 11 डेज की छुट्टियां हैं, 11 डेज की हॉलीडे हैं। तो अगर आप इस एक महीने में एसएसटी एक भी दिन नहीं करते ना, तब भी कोई नुकसान नहीं, बिकॉज वो जो 11 डेज आपको छुट्टी मिली है उसमें आप आराम से एसएसटी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको साइंस के लिए आपके पास 4 दिनों की छुट्टी है, तो साइंस के लिए आप अभी इस एक हफ्ते में आप 7-8 दिन लगा सकते हो। ठीक है, आपको इंग्लिश के लिए कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन देने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश का आपका पहला एग्जाम है। ठीक है, हिंदी के लिए आपके पास 1 ही दिन की छुट्टी है। ठीक है, साइंस मैथ्स के लिए आपके पास 3 दिन की छुट्टी है। तो उस हिसाब से आपको अपने 30 डेज को, एक महीने को डिवाइड कर लेना है हर एक सब्जेक्ट में। एंड मान लो आपकी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो रखी है तो उसको कम टाइम दो, जिसकी प्रिपरेशन आपकी कम हो रखी है उसको ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, जैसे मैथ साइंस की मान लो आपकी कम प्रिपरेशन हुई है तो उनको ज़्यादा दिन दो। ठीक है, एंड हर एक सब्जेक्ट को जब आपने डिवाइड कर दिया, क्या हाँ इस सब्जेक्ट को मैं इतने दिन दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतने दिन, एंड इस सब्जेक्ट को इतने दिन, डिवाइड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर जब आप अपना सब्जेक्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग वाले डेज में तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके सारे सिलेबस को एक बार फाइनल कंफर्म करना है, मतलब पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने का क्या मतलब है कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अभी देखो ऑलरेडी आपके पास 1 ही महीना बाकी है, तो अगर मैं बोल रही हूँ आपको चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखोगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करोगे। जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना, या फिर जो नोट्स अवेलेबल हैं आपकी बुक्स में या फिर और दूसरी रेफरेंस बुक में, तो उन नोट्स की हेल्प से आप रिवाइज करोगे, या फिर आप 1 शॉर्ट रिवीजन की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने सिलेबस को फाइनल कंफर्म करना है। एंड देन आपको सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्व करने। सैम्पल पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट को कंफर्म करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। देखो, स्कूल की तरफ से तो आपका ऑलमोस्ट सारा जो सिलेबस है वो स्कूल ने कंप्लीट करवा दिया है, स्कूल का काम हो चुका है। अब आपके 1-2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए वो आपको स्कूल में बुला सकते हैं, या फिर प्री बोर्ड्स के लिए आप स्कूल जा रहे होगे। अदरवाइज आपको इस 1 महीने में क्या करना है, स्कूल को स्किप करना है एंड ट्राई करो कि इस 1 महीने में आप घर पर बैठ के ही सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज आप जानते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आपको सब कुछ पता है। अब आपके पास टाइम है अपनी फाइनल सेल्फ स्टडी करने का, अपने आप प्रिपरेशन करने का। ठीक है, सो ट्राई करो कि आप घर पर बैठ के ही सेल्फ स्टडी करो एंड स्कूल को स्किप कर सकते हो। ठीक है, नाउ एनसीईआरटी प्लस एनी वन सोर्स। तो अब आपको करनी कैसे प्रिपरेशन इस लास्ट 1 मंथ में, तो आपको एनसीईआरटी करनी है। एंड आई होप कि एनसीईआरटी अभी तक तो सारी फ्रेंड्स की हो चुकी होगी। एनसीईआरटी में से आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने किसी चैप्टर के नहीं करे तो एनसीईआरटी आप सबसे पहले करोगे, एंड देन उसके बाद कोई एक सोर्स, मतलब कोई भी आपके पास अभी रेफरेंस बुक अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन बैंक है, सैम्पल पेपर की बुक है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पर किसी भी सोर्स को या किसी भी पब्लिशर को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, उसका नाम मैं नहीं लूँगी। जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, कोई एक सोर्स, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड फ्रेंड्स एक ही सोर्स का यूज़ करना। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत सारे सोर्स ले लेंगे, ये वाली रेफरेंस बुक भी ले लेंगे, दूसरी पब्लिशर की रेफरेंस बुक भी ले लेंगे, एंड इतने ज़्यादा जब आपके पास सोर्स हो जाते हैं ना, तो फिर आप किसी एक को भी नहीं अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए एक ही सोर्स लेना, उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत है। ठीक है, एनसीईआरटी करने के बाद एक सोर्स, क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर की बुक, वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी एंड कोई एक दूसरा सोर्स आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, नाउ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड आप सभी जानते होंगे कि सैम्पल पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जब हम सारी फाइनल अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, एंड जब हम सैम्पल पेपर्स करने लगते हैं ना, तभी हमें असली पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन हुई कितनी है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर्स आर लाइक अ मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 सैम्पल पेपर ही, 2 सैम्पल पेपर ही। ठीक है, जितना आपके पास टाइम है उतने सैम्पल पेपर्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करो, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, है ना। एंड फ्रेंड्स, जब आप सैम्पल पेपर्स कर रहे हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो एग्जाम जैसा ही होना चाहिए। मतलब एग्जाम ऐसे सोच के बैठो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अपना फाइनल बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ। आप एकांत में बैठो एंड चेयर टेबल पर बैठो, ठीक है, एंड अपनी शीट लेके बैठो, एंड आगे अपने वॉच लगा लो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इतना टाइम है एंड ऐसे मुझे अपना मैनेज करना है। ठीक है, स्टार्टिंग पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम लो, है ना, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। पहले आपको 15 मिनट रीडिंग मिलेंगे, फिर 3 घंटे लिखने का टाइम मिलेगा। तो वैसे ही सैम्पल पेपर करते टाइम भी ऐसा ही आपको करना है, रीडिंग टाइम फिर रिटन टाइम।
एंड जब आप लिख रहे हो तो आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो पूरा बोर्ड एग्जाम जैसा ही होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आंसर्स की, आंसर्स कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, तो आपको पूरा अपना बोर्ड एग्जाम जैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। एंड सैम्पल पेपर जब आप कर रहे होगे तो सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लो, सारा फॉर्मेट देख लो कि हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम में टोटल इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने सेक्शंस होंगे, हर एक सेक्शन में मुझे इतना टाइम लगाना है। तो आप टाइम मैनेजमेंट भी सैम्पल पेपर्स करते टाइम ही सीख जाओगे एंड बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने होंगे। ओके, एंड रिटन प्रैक्टिस तो फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी एंड मैंने ये देखा है कि हम रिटन प्रैक्टिस को कितना ज़्यादा अवॉइड करते हैं। सेशन की स्टार्टिंग में तो हम अपनी नोटबुक्स में भरते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब एग्जाम नज़दीक आते हैं, लास्ट का 1 महीना रहता है, तो बस हम याद करने लगते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लूँ, मैं अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस आप कम करोगे, रिटन प्रैक्टिस को अवॉइड करोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आंसर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें ना आपको रिटन प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो अपने दिन में एक टारगेट फिक्स कर लो कि हाँ मुझे इतने घंटे रिटन प्रैक्टिस करनी है, इतने पेजेस कम से कम हर एक दिन फिल करने ही हैं। ठीक है, एंड सैम्पल पेपर्स तो आप सॉल्व करोगे तो रिटन प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो कुछ भी आप याद कर रहे हो उसको लिख लिख के याद करो। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टिप्स बताई, कुछ हेल्पफुल टिप्स बताई जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगी इस लास्ट 1 मंथ में। ओके, एंड फ्रेंड्स अब आपके पास ये लास्ट 1 महीना बाकी है, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को, सारी और दूसरी चीज़ों को साइड में रख दो एंड इस 1 महीने में बस आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आप अच्छा स्कोर करोगे ना, अपना बेस्ट दोगे एंड अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड मैंने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट स्कोर किया है। ठीक है, अगर अभी से 1 महीने में आपने अपना टाइम वेस्ट किया एंड इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में डिज़ायर्ड रिजल्ट या अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा एंड देन आपको पछतावा होगा, आपको रिग्रेट होगा कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा स्कोर आ जाता। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो आपका लास्ट मंथ है ना, यही डिसाइड करेगा कि आपका क्या स्कोर रहेगा। अगर आपने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन करी और इस लास्ट मंथ में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी तो आपका स्कोर नीचे चला जाएगा और काफ़ी कम स्कोर करोगे। एंड अगर आपने पूरे साल मान लो इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन अगर इस लास्ट मंथ में आप अच्छे से पूरी जान लगा के मेहनत करते हो तो आपका स्कोर ऊपर जाएगा, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, सो दिस लास्ट मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आप अच्छा स्कोर करते हो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, सभी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी सभी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। ओके, तो मार्क्स की 10th क्लास के मार्क्स की वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस है आपके कॉन्फिडेंस में। ओके, सो गिव योर बेस्ट इन दिस लास्ट 1 मंथ, पूरी अच्छे से मेहनत करो ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड फ्रेंड्स हमारे चैनल पर तो सारे के सारे जो फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हैं, हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन के वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हमने कराए हुए हैं। ठीक है, एंड सारे वो जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, हम आपको पूरा लास्ट तक सपोर्ट करेंगे। ओके, अब आपको ही खुद मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई करनी है। So that's all for this video. I hope you found this video helpful. Thank you so much.